एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसान सभा का गठन। ये है क्लास 10th का भारत में राष्ट्रवाद का उदय। इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का। और ये जो चैप्टर है आपको पिछले वाले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि ये चैप्टर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के व्यू से तो है ही, और आगे आप जैसे जैसे बढ़िएगा वैसे वैसे ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। तो इस चैप्टर में बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें रखी हुई हैं जो आप इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं, इस वीडियो में आप जान जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर हर चीज़ का आंदोलन सुना होगा, गांधी जी के बारे में सुना होगा, तो उन्हीं के बारे में उन्होंने क्या क्या आंदोलन किए थे, तो इसी सब के बारे में है इस चैप्टर में। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, लेकिन आज एक हम मोटिवेशन थॉट आपको बताते हैं। ठीक है, वो है कि फ़िक्र क्यों करता है, फ़िक्र से होता है क्या, खुद पे कर ले आज तू भरोसा, देख फिर होता है क्या। ये थॉट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो फ़िक्र हमको किसी चीज़ का नहीं करना है, जो भी है अच्छे से करेंगे और हर चीज़ को हम बोलते हैं ना कि मन तन धन सब चीज़ लगा कर पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में पूरे जोश और जुनून के साथ इस वीडियो को हम देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर जो टॉपिक है वो है किसान सभा का गठन। देखिए, किसान जो लोग थे उनके लिए गांधी जी ने क्या किया, तो बहुत सारा क्या किया, उनके लिए हेल्प किए। जैसे उन्होंने सबसे पहले किसान के तरफ से जो पहला आंदोलन किया था वो था चंपारण आंदोलन। उसके बाद खेरा आंदोलन हुआ। तो धीरे धीरे गांधी जी ने अपना कदम बढ़ाया किसानों की मदद करने के लिए, क्योंकि उस समय जो किसान थे बहुत ज़्यादा परेशान थे। क्यों थे? क्योंकि अंग्रेज लोग थे, वो बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, बहुत ज़्यादा शोषण करते थे किसानों पे, उन पे कर लगा देते थे और उनके पास उतना फसल होता नहीं था और उनके पास कर देने के लिए भी नहीं होता था। तो वो लोग कैसे देते थे? तो उन पर शोषण किया जाता था। अंग्रेज लोग जो थे वो किसानों पर क्या करते थे? शोषण करते थे, जिसके कारण किसान लोग सह नहीं पाए। तो लास्ट में क्या हुआ कि किसान लोग जो है गांधी जी से अनुरोध किए कि वो चंपारण में आए और वहाँ से उन्होंने एक जो है चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। फिर उन्होंने किसान के हित में उसके बाद खेरा आंदोलन शुरू किए। तो यही जो कदम था, बढ़ते बढ़ते अब किसानों ने बहुत जगह फैलने लगा। डांडी मार्च हुआ। तो डांडी मार्च जो हुआ था उससे पूरे जो भारत है भारत में हर जगह देखा जाए तो सब लोगों को प्रभावित किया था ये नमक सत्याग्रह। ठीक है, तो डांडी मार्च हुआ, नमक सत्याग्रह हुआ। ठीक है, तो ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते किसान के हित में सब चीज़ होने लगा। तो उसके बाद किसानों ने सोचा कि एक किसान सभा का गठन किया जाए। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ना है हमको। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किसान सभा का गठन कैसे हुआ। इन प्रारंभिक आंदोलनों ने किसानों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत किया और उन्हें अपनी शक्ति का भी आभास कराया। मतलब ये जो शुरुआत का आंदोलन हुआ, ये क्या किया, तो किसानों को अपने आंदोलन के, अपने अधिकार के प्रति, मतलब उनका जो अधिकार है उसके प्रति क्या किया, तो उन्हें जागृत किया और उन्हें अपनी शक्ति का, उनके पास जो शक्ति है उस चीज़ से अवगत कराया, यानी उसका आभास कराया। ये आंदोलन जो शुरुआत में आंदोलन हुआ, जैसे चंपारण आंदोलन हो, चंपारण सत्याग्रह हो गया, खेरा आंदोलन हो गया, ये सारी जो शुरुआत की आंदोलन थी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि ये किसानों के अंदर एक भावना को जागाया। ठीक है, जैसे आपको पढ़ना होता है तो हम जो टीचर्स होते हैं हमें क्या करना होता है, एक मोटिवेट करना पड़ता है आपको कि आप फिर जोश और जुनून के साथ पढ़िए। तो उसी तरह किसानों के लिए गांधी जी ने क्या किया, तो ये शुरुआत में क्या कर रहे थे, तो आंदोलन चलाए, तब जाकर किसानों के अंदर आया कि हाँ, गांधी जी हमारे हित में काम कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, तो इसी तरह हम भी आपके लिए कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, अतः 1920 के दशक में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में किसान सभाओं का गठन हुआ। मतलब उसके बाद क्या हुआ, 1920 में बिहार में, उत्तर प्रदेश और पंजाब में किसान सभा का गठन हुआ। बिहार में 1922-23 के मुंगेर में शाह मुहम्मद जुबैर
के नेतृत्व में क्या हुआ, तो किसान सभा का गठन हुआ। तो बिहार में कब हुआ किसान सभा का गठन, वो भी कहाँ हुआ, मुंगेर में 1922 और 23 में। ठीक है, तो कौन किया था उसका नेतृत्व, तो वो किए थे शाह मोहम्मद जुबैर। ठीक है, किंतु इसे अधिक व्यापक एवं शक्तिशाली आधार पर 1928 में प्राप्त हुआ। मतलब इसका मतलब अधिक व्यापक रूप और शक्तिशाली एक आधार जो है 1928 में, यानी 8 कह सकते हैं 4 या 5 साल बाद इसको मतलब अधिक व्यापक बनाया गया, यानी 1928 में इसको ज़्यादा भाव दिया गया कह सकते हैं। जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में और पुनः 1929 में सोनपुर में किसान सभा की विधिवत स्थापना की, इसी वर्ष सरदार पटेल ने बिहार की यात्रा की। और जब किसान आंदोलन हो रहा था यानी किसान सभा का गठन किया गया, तो उसी समय कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिहार की यात्रा की थी। उसके बाद है क्या है, तो जिससे इस आंदोलन को बल मिला। मतलब जो आंदोलन चल रहे थे तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से क्या हुआ, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुई, मतलब उनके आ जाने से, होता है ना किसी के आ जाने से एकदम रौनक आ जाती है, तो उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जब इस आंदोलन में भाग लिए तो इससे क्या हो गई, तो जो सभा का गठन हो रहा था उसमें जान आ गई, मतलब उसको और ज़्यादा बल मिलने लगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा कि 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। ये मोस्ट VBI क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में। इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम याद रखिएगा या इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए उसके बाद देखिए कि उस समय बिहार में बखासत आंदोलन हुआ था, जिसे कांग्रेस द्वारा 1937 के अधिवेशन में प्रमुख मांग के रूप में स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद है इसी के साथ किसानों की समस्याओं का राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य धारा के साथ समाहित हो गया। मतलब इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जो किसान आंदोलन कर रहे थे तो वो क्या हुआ, तो किसान को जो आंदोलन था उनकी समस्याएं जो थी वो राष्ट्रीय स्तर पर यानी राष्ट्रीय आंदोलन का एक मुख्य रूप से क्या बन गया, तो धारा बन गया था। अब देखिए मजदूर आंदोलन क्या है, किसान लोग के हित में तो किया ही गया आंदोलन, अब मजदूर लोग भी तो परेशान थे तो उनके लिए भी आंदोलन हुआ था। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए मजदूर आंदोलन, यूरोप में औद्योगिकरण और मार्क्सवादी विचारों के विकास का प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा और भारत में भी औद्योगिक प्रगति के साथ साथ मजदूर वर्ग में भी चेतना जागृत हुई। मतलब जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हम लोग जब पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि कुछ लोग जो थे औद्योगिकरण को मानते थे, कुछ लोग मार्क्सवादी जो विचार थे उस चीज़ को मानते। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित की थी लोगों को। तो अन्य देशों की तुलना में देखा जाए तो ये पूरे विश्व को भी प्रभावित की थी, तो ये हमारे भारत को भी अछूत नहीं रहने दी। यहाँ भी क्या हुआ था, तो औद्योगिक प्रगति के साथ साथ जो मजदूर वर्ग थे उनके अंदर भी एक चेतना जागृत हुई थी। उसके बाद है कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में सुब्रह्मण्यम अभयचर ने मजदूरों के यूनियन गठन की बात कही, तो दूसरी ओर स्वदेशी आंदोलन का भी प्रभाव मजदूरों पर पड़ा। सन 1917 में अहमदाबाद के प्लेग की महामारी के कारण मजदूरों की शहर छोड़कर जाने के लिए मिल मालिकों ने उनके वेतन में वृद्धि की थी, जो महामारी खत्म होने पर समाप्त कर दी गई। इससे जो मजदूर थे असंतुष्ट थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और उससे उत्पन्न महंगाई के कारण बोनस की कटौती उनके लिए कष्टदायक था। मतलब कह सकते हैं कि जब प्लेग महामारी आया था
तो ये महामारी जो थे, सब मजदूर लोग शहर छोड़ के जा रहे थे अपने घर। तो मिल मालिकों ने क्या किया कि उनकी वेतन बढ़ाई थी, लेकिन जैसे ही वो महामारी ख़त्म हो गई तो उस समय क्या कर दिया गया, जो मजदूर को वेतन दिया गया था बढ़ा करके, तो उनको जो बोनस मिलता था उसमें कटौती कर दी गई। और ये जो बात थी वो बहुत ज़्यादा उनके लिए कष्टदायक थी, क्योंकि उस समय महंगाई भी बढ़ गई और उनका बोनस जो मिलता था उसमें भी कटौती हो गई। तो इसके कारण जो किसान लोग थे उनको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। गांधी जी ने मजदूरों की मांग का समर्थन किया और मिल मालिकों के साथ मध्यस्थता का प्रयास किया। मतलब गांधी जी तो जो थे वो बातचीत किए किसके किसके बीच में, तो मजदूर की मांग के बीच में और मिल मालिकों से बोले वो, मतलब मध्यस्थता का मतलब होता है बीच में, मतलब दोनों के बीच में बातचीत किया उन्होंने। अंततः उन्हीं के सुझाव पर बोनस पुनः बहाल किया गया और इसकी दर 35% निर्धारित की गई। सन 1917 की रूसी क्रांति का कम्युनिस्ट इंटरनेशनल तथा श्रम संगठन की स्थापना कुछ ऐसी विदेशी घटनाएं थी जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं मजदूर वर्ग दोनों पर ही पड़ा। 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना की। वाह, मस्ट भी आई क्वेश्चन यहाँ से हमारा आता है। हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा 31 अक्टूबर 1920 को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जाम में, आप लोग इसको टिक कर लेंगे। देखिए, जो भी क्वेश्चन होगा हम आपको बताएंगे कि हाँ इस टॉपिक से ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, आप लगा लीजिए, क्योंकि हम एक्सपीरियंस किए हैं उस चीज़ का कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जितना हम बताएं उतना आप लोग टिक कीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप लोग उसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद है, देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा है, ठीक है, इसको टिक कर लेंगे। उसके बाद है, CR दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों के श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए और इनकी मांगों का समर्थन किया जाए। ठीक है, उसके बाद है कि कालांतर में वामपंथी विचारों की लोकप्रियता ने मजदूर आंदोलन को अधिक सशक्त बनाया, जिससे ब्रिटिश सरकार की चिंता बढ़ी और मजदूरों के विरुद्ध दमनकारी उपाय भी किए गए। मतलब आगे चलकर क्या हुआ कि जो वामपंथी विचार, जो कम्युनिस्ट, वामपंथी का मतलब होगा कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे, तो उनका जो विचार था वो लोकप्रिय होगा। मजदूर जो है आंदोलन को इससे अधिक शक्ति मिली, जिससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार थी उसको चिंता होने लगा और उसने क्या किया, मजदूरों के विरुद्ध में क्या है किया कि दमनकारी अपना उपाय करने लगे। उसके बाद है, इस क्रम में मार्च 1929 में कुछ वामपंथी नेता का मतलब होता है कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो 1929 में कुछ वामपंथी नेताओं के विरुद्ध में मेरठ षड्यंत्र के नाम पर देशद्रोह मुकदमा चलाया गया। देखिए, मेरठ षड्यंत्र का मतलब होता है कि देशद्रोह के बारे में, मतलब इनको घोषित कर दिया गया कि ये देशद्रोही हैं। मतलब कुछ मिलजुल के क्या कर रहे हैं, तो देश के बारे में कुछ खुफिया जानकारी बना रहे हैं और इसी के कारण उनको क्या कर दिया जा रहा है, तो देशद्रोही घोषित कर दिया। गांधी जी को भी इसी केस में फंसाया गया था। ठीक है, तो उनको जो मेरठ षड्यंत्र होते हैं उसमें 6 साल का जेल होता है। ठीक है, देखिए उसके बाद है, इसी बीच में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, प्रारंभ हुआ, जिसे आरंभ में मजदूरों को समर्थन प्राप्त रहा, लेकिन 1931 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर संघ और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक 3 संगठनों में विभाजित हुआ। इसके बाद भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि द्वारा समाजवादी विचारों के प्रावधान मजदूरों का समर्थन जारी रहा। मतलब कह सकते हैं कि 1931 में ये जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने कोशिश किया कि क्या करें कि मजदूरों के विरोध में हम दमनकारी चक्र चलाएं, तो उन्होंने चलाया। उसके बाद उसने क्या किया कि ऑल इंडिया जो नेशनल ट्रेड यूनियन था
उसको उन्होंने तोड़ा, तो वो जो संगठन था उसमें विभाजित हो गया, जिसके नेता कौन कौन बने थे, तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, यही लोग जो थे बने, उस समय समर्थन किए उसका। उसके बाद है जनजातीय आंदोलन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जनजातीय आंदोलन। जनजातीय का मतलब क्या होता है, आदिवासी लोग। वैसे आप लोग आदिवासी के एक जो आदिवासी थे सबसे फेमस नेल्सन मंडेला, ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। तो इसके बारे में तो आप लोग ज़रूर जानते होंगे, 9th में पढ़ना था हम लोग को। तो देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, जनजातीय आंदोलन के बारे में। तो आप लोग रेडी हैं इसको चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए? तो चलिए इस टॉपिक को भी हम झटपट से कंप्लीट करेंगे। देखिए जनजातीय आंदोलन क्या होते हैं, तो जनजाति का मतलब होता है आदिवासी लोग, ठीक है। उसके बाद है देखिए, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देखिए मतलब कह सकते हैं कि भारत में जब राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था तो उस समय ये जनजातीय लोग हैं, जनजातीय आंदोलन थे, ये भी अपनी जगह पे क्या करती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 19वीं शताब्दी की तरह 20वीं शताब्दी में भी भारत के अनेक भागों में आदिवासी विद्रोह एक अस्थायी तत्व बने रहे। ये विद्रोह भारत के विभिन्न हिस्सों में हुआ, जैसे दक्षिण भारत के गोदावरी पहाड़ियों के पुराने रंपा प्रदेश में भी अशांति थी, जहां 1916 में विद्रोह हुआ। यहाँ से एक मस्ट VBI क्वेश्चन आता है, क्या रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। इसको टिक कर लीजिएगा, बहुत बार यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह बहुत हुआ था, मतलब कह सकते हैं कि जनजातीय विद्रोह तो बहुत ज़्यादा हुआ था, ठीक है, लेकिन इसमें जो ये टॉपिक है क्या, रंपा विद्रोह, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको याद कर लीजिएगा कि ये कब हुआ था, तो 1916 में, ठीक है। उसके बाद देखिए इसने क्या किया कि 1922 और 24 में अल्मोड़ी जो है सीताराम राजू के नेतृत्व में होने वाले बड़े विद्रोह की भूमिका कार्य किया। मतलब इस जो आंदोलन था क्या, रंपा विद्रोह था, इसमें कौन सबसे मेन थे, तो अल्मोड़ी सीताराम राजू, ठीक है, इसी जो विद्रोह है उसका नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद है क्या, साहूकारों द्वारा शोषण, झूम खेती और जमाने से चल आ रहे चराई संबंधी अधिकारों पर रोक लगाने वाले वन विभाग के खिलाफ आदिवासियों ने श्री राजू के नेतृत्व में छापा मार युद्ध छेड़ रखा था। मतलब उस समय क्या था कि जो आप लोग जानते ही हैं आदिवासी लोग हैं वो तो जंगल में रहते हैं, तो वो क्या कर रहे थे उस समय, वो झूम खेती कर रहे थे। झूम खेती कहने का मतलब होता है कि झूम खेती होता है कि एक जगह जैसे यहाँ खेती किए, फिर दूसरी जगह खेती करेंगे, फिर दूसरी जगह खेती करेंगे, यानी डांस कर करके वो लोग खेती करते थे। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि झूम खेती वो होता है जिसमें एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर खेती किया जाता है। तो इसमें क्या होता है झूम खेती में कि जंगल जो होता है उसको जलाया जाता है और जो राख बनता है तो उस राख से क्या होता है, तो वहाँ पर बीज बो दिया जाता है, और जब बारिश होती है तो उसमें बीज जो है हो जाता है, जम जाता है, क्योंकि राख जो होता है वो तो अच्छा उर्वरक हो गया ना। तो इसी कारण क्या होता था, तो बहुत सारा क्या होता था, तो मतलब ये एक तरफ देखे तो ये जंगलों के लिए खतरनाक था, और एक तरफ देखे तो वो आदिवासी लोग के लिए अच्छा था। तो मतलब कह सकते हैं कि ये चीज़ क्या कर रहे थे, तो जो अंग्रेज़ लोग थे वो मना कर रहे थे, इसको पूरी तरह से बंद कर दिए थे कि इस चीज़ को नहीं करना है। तो आदिवासी लोगों ने क्या किया कि जो श्री राजू थे उनके नेतृत्व में छापा खाना युद्ध खोला था, ठीक है। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि इस विद्रोह को दबाने के लिए मद्रास सरकार ने काफ़ी धन एवं सैन्य शक्ति खर्चा करनी पड़ी, और अंततः 6 मई 1924 को राजू गिरफ्तार कर लिए गए और गोली मार दी गई। सितंबर 1924 में विद्रोह का दमन कर दिया गया। उसके बाद है उड़ीसा की सामंतवादी रियासत दासपल्ला में अक्टूबर 1914 को खोंड विद्रोह हुआ। इसको भी याद रखिएगा, खोंड विद्रोह कब हुआ था, तो 1914 में, ठीक है, उड़ीसा में हुआ था। यह उत्तराधिकार विवाद से आरंभ हुआ, परंतु शीघ्र ही
शीघ्र ही इसने अलग रूप धारण कर लिया। अंग्रेजों को यह भय था कि खोंड विद्रोह का विस्तार पूर्वी घाट समुद्र या दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं की कलाहांडी और बस्तर तक फैल जाएगा। अतएव अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन शीघ्रता से करने का प्रयास किया। खोंड विद्रोह के गांवों को जलाकर नष्ट किया जाने लगे। ठीक है, उसके बाद है कि इस विद्रोह ने अंग्रेजों और आदिवासियों के मध्य एक युद्ध का माहौल बना दिया, जिसके अफवाह में छोटा नागपुर के क्षेत्र के उड़ावों के बीच भी वैसा ही विद्रोह भड़का, परंतु यह आंदोलन अहिंसक था जो 1914 से 1920 तक चला। इसका नेता कौन था? तो जतरा भगत थे। ठीक है, उसके बाद है कि इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार में विशेष बल दिए गए, जिसके एकेश्वरवाद पर बल और मांस मदिरा पर आदिवासियों नृत्यों से दूर रहने की बात की गई। उसके बाद है कि थोड़ा सा है पढ़ लेते हैं इसको, क्या है 1920 में कि गांधीवादी असहयोग आंदोलन का यह आंदोलन भी एक अभिन्न हिस्सा बन गया। इधर कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रवादी आंदोलन का भी काफ़ी अच्छा प्रभाव जनजातियों पर पड़ रहा था, जिससे वे जो है राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होते जा रहे थे। उसके बाद है 1917 में मयूरभंज के संस्थानों पे एवं मणिपुर के थोडोई कोकियो में विद्रोह कर दिया। 2 वर्षों तक छापामार जो है युद्ध चलता रहा। इसमें पोथांग प्रथा, जिसमें बिना मजदूरी के अधिकारों को समान उठाने के लिए आदिवासियों को बाध्य किया जाता था तथा सरकार द्वारा झूम खेती पर प्रतिबंध लगाने की शिकायतें भी प्रमुख सिद्ध हो गई। उसके बाद देखिए 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत के जनजातियों तथा तीव्र राष्ट्रपति भावना देखी गई। इसी प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दक्षिणी बिहार में आदिवासियों के बीच जबरदस्त राष्ट्रीय चेतना उभरी। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई, तो ये सारी चीज़ें हुई क्योंकि अंग्रेज लोग थे वो आदिवासियों पे मतलब वो झूम खेती कर रहे थे, वो अपना जीवन गुजार रहे थे, तो उसने क्या किया, झूम खेती को बंद कर दिया। तो इसी के विद्रोह में उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने अपना विद्रोह शुरू कर दिया। रंपा विद्रोह किया 1916 में, फिर खोंड विद्रोह किया 1914 में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बता रही हैं कि आदिवासी लोग भी अपनी अपनी अधिकार के लिए क्या कर रहे थे, तो अधिकार मांग रहे थे। ठीक है, वो भी शोषण मतलब उन पे भी शोषण किया जाता था, तो वो भी अपना अधिकार मांग रहे थे। उसके बाद है भारतीय राजनीति दल के बारे में क्या पढ़ना है, तो भारतीय राजनीति दल के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोग बने रहें, तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई किया होगा आई थिंक। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।